बीरबल और शापित संदूक। शाम के धुंधलके में जब लाल किला अपने सुनहरे रंग में डूबा था, तभी शाही दूत दौड़ता हुआ दरबार में आया। उसकी सांसें तेज थी और आंखों में डर, इतना डर कि बीरबल भी एक पल के लिए सतर्क हो गया। हुजूर, शाही पुस्तकालय की सबसे पुरानी तहखाने में आग लग गई है, उसने हांफते हुए कहा। अकबर अपनी जगह से उठे। वहां आग? पर वो तो सदियों से बंद है और कभी खुला भी नहीं। बीरबल और सैनिक तुरंत उस तहखाने की ओर दौड़े। वहां पहुंचे तो आग बुझ चुकी थी, लेकिन तहखाने के पत्थर अब भी गर्म थे और वहां एक अजीब सी गंध थी, लोबान, चंदन और किसी पुराने सड़े हुए रसायन की। दीवार की दरारों से किसी ने कुछ बाहर खींचने की कोशिश की थी। और फिर बीरबल की नजर पड़ी। एक कोने में पड़ा था आधा जला हुआ एक पुराना कागज का टुकड़ा, जिस पर एक रहस्यमयी लिपि में लिखा था, जो खोला संदूक उसने खुद को खो दिया। नजदीक गया तो नाम मिट गया, पर जिसने खोजी चाबी वो जान गया। बीरबल ने धीरे से कागज उठाया और आंखें सिकोड़ते हुए बोला, ये कोई साधारण आग नहीं थी। ये किसी को रोकने के लिए लगाई गई थी, या किसी चीज को जगाने के लिए। कुछ ही दिनों बाद बीरबल को शाही किले के उत्तर पश्चिमी हिस्से में खुदाई के दौरान एक लोहे की संदूक मिली। 3 ताले, 7 मुहरे और चारों कोनों पर प्राचीन तंत्र मंत्र के निशान। ये संदूक शायद उन्हीं लिपियों की बात कर रहा था। बीरबल ने कहा, संदूक के पास एक पत्थर की पटिया भी थी, जिस पर लिखा था, कभी मत खोलना मुझे, वरना खुलेगा वो जिसे कभी बंद नहीं किया जा सकता। अकबर इस सब को पुरानी अफवाहें कहकर टालना चाहते थे, लेकिन बीरबल की आंखों में एक और ही चमक थी। उसी रात बीरबल ने संदूक को अकेले में परखा। कोई ताले तो सामान्य नहीं थे। एक ताला धातु का था, दूसरा लकड़ी का और तीसरा कांच का। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जो चाबी से नहीं, सोच से खुले, वही इन ताले खोल सकते हैं। अगले दिन एक साधु दरबार में आया, चुपचाप, बिना बुलाए, लेकिन उसकी उपस्थिति से सभी चौंक गए। उसकी आंखें बीरबल पर टिकी थी। मुझे पता है तुम क्या ढूंढ रहे हो, उसने कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, अगर तुम संदूक की बात कर रहे हो तो बताओ, कौन हो तुम? मैं उस युग से हूं जब यह संदूक बना था। इसे खोलना मना है, पर अगर तुमने शुरू कर ही दिया है तो ध्यान रहे, हर ताले के पीछे एक आत्मा बंधी है। बीरबल चौंका। साधु ने एक टोकरी से कुछ निकाला, एक चांदी की चाबी जिस पर नाग के 2 सिर उभरे थे। ये पहली चाबी है, पर यह ताला नहीं खोलती, बल्कि विचार खोलती है। तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां पहली आत्मा मरी थी। नीलकूप। नीलकूप दिल्ली से बहुत दूर एक उजड़ा हुआ कुआं, जहां लोगों का मानना था कि हर अमावस्या की रात वहां चीखें सुनाई देती है। बीरबल और 2 सिपाही रात को वहां पहुंचे। हवा में ठंडक थी, पर कुएं से गर्म भाप उठ रही थी। अचानक बीरबल ने आवाज सुनी, किसी बच्चे की धीमी फुसफुसाहट। मैंने संदूक देखा था। मैंने उसे खोला नहीं, लेकिन फिर भी मैं मिट गया। कुआं अचानक रोशनी से भर गया, एक नीली रोशनी जो सीधी बीरबल की आंखों में घुसती चली गई। उसी पल बीरबल बेहोश हो गया। जब वो जागा, उसके हाथ में एक नीली कांच की गोली थी, बहुत हल्की, मगर उसके भीतर कुछ घूम रहा था, जैसे यादें। बीरबल जान गया, ये ताले नहीं, स्मृतियां हैं जिन्हें अनलॉक करना होगा। बीमार पड़े बीरबल के लौटने तक दरबार में अस्थिरता फैल चुकी थी। एक नया दरबारी, नाम था शेख मुजामिल, ने अकबर से कहा कि संदूक को खोलना राज्य के लिए श्राप लाएगा। पर बीरबल जानता था, शेख कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो किसी और मकसद से दरबार में घुसा था। बीरबल ने रात में शेख के कक्ष की तलाशी ली और वहां उसे मिला दूसरा संकेत, लकड़ी का सांप, जिसकी आंखों में नीलकूप जैसी ही कांच चढ़ी थी। वहीं से उसे मिला दूसरा सुराग, जहां 3 रास्ते मिले और कोई रास्ता न बचे,
वहां दूसरी आत्मा तुम्हें टालेगी। 3 रास्तों का द्वार। ऐसा स्थान दिल्ली के बाहर था, जहां एक समय 3 राजमार्ग मिलते थे, पर अब वो स्थान उजाड़ था। रात को बीरबल वहां पहुंचा और तेज आंधियों के बीच उसे एक महिला की छवि दिखी। उसका चेहरा अस्पष्ट, पर आवाज स्पष्ट। संदूक खोला गया तो हमने सब खोया। तुम अगर तीसरा ताला भी खोले तो वो जागेगा, जो सपनों में आता है। बीरबल ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और तभी जमीन से एक और कांच की चाबी निकल आई, पर इस बार ये खून में डूबी हुई थी। अब संदूक हल्के हल्के कांप रहा था, जैसे अंदर कुछ चल रहा हो। बीरबल ने पहली और दूसरी चाबी को पास लाकर संदूक के पास रखा और संदूक से एक भयावह सी ध्वनि आई। एक गूंजता हुआ स्वर, अब तीसरे की बारी है, फिर हम तुम्हारे साथ खेलेंगे बीरबल। तीसरे ताले के लिए बीरबल को जाना होगा, उस स्थान पर जिसका कोई नक्शा नहीं, कोई नाम नहीं, पर शेख मुजामिल के कमरे में छिपा मिला एक चित्र। एक धुंधली गुफा जिसके बाहर लिखा था शून्य कक्ष, और उसी रात संदूक के पास बीरबल को मिला एक टुकड़ा पंख का, जो जलते ही अक्षरों में बदल गया। अब ताले नहीं खोलने होंगे, अब ताले तुम्हें खोलेंगे। बीरबल की आंखों में भय नहीं था, पर पहली बार वो हिचका, क्योंकि अब खेल शुरू हो चुका था। संदूक जाग चुका था। बीरबल कई रातों से चैन से नहीं सोया था। हर बार आंखें बंद करते ही वो दृश्य लौट आता। 3 आत्माओं की छायाएं, संदूक की कंपन, और अंत में वो पंख जो आग में जलकर एक चेतावनी बन गया था। अब ताले तुम्हें खोलेंगे। उस कांच की चाबी और नीली गोली को वो जितना देखता, उतना ही अजीब महसूस करता। कुछ न कुछ जैसे उसके भीतर बदल रहा था, मानो वो स्वयं किसी ताले में बदल रहा हो। और फिर एक दिन बीरबल के पास एक साधारण सा लिफाफा आया। उस पर कोई नाम नहीं, कोई मुहर नहीं। भीतर एक ही शब्द लिखा था, अनास्था द्वार से पार मत जाना। नीचे एक छोटी सी आकृति थी, 3 वृत्तों के बीच में एक बिंदु। बीरबल को झटका लगा। ये वही चिन्ह था जो उस संदूक के सबसे भीतरी हिस्से पर उभरा था, जब वो दूसरी चाबी के स्पर्श से कांपा था। शून्य कक्ष, बीरबल ने धीरे से दोहराया। राजमहल से लगभग 2 दिन की दूरी पर एक वीरान इलाका था। वहां कभी एक मठ हुआ करता था, जिसे अनास्था द्वार कहा जाता था। कहा जाता था कि जो वहां प्रवेश करता है, वो अपनी संपूर्ण आस्था खो बैठता है और खुद की पहचान तक भूल जाता है। बीरबल अकेले वहां पहुंचा। मौसम शांत था, लेकिन वहां की हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे कोई सांस नहीं ले रहा हो। द्वार पर कोई दरवाजा नहीं था, बस एक आकृति उभरी थी, उसी 3 वृत्तों की। जैसे ही बीरबल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, दीवार पर आकृति में हलचल हुई। एक गोलाकार दरार उभरी और धीरे धीरे खुलने लगी। बीरबल उसके भीतर गया। एक लंबा गलियारा, पूरी तरह अंधकारमय, पर हवा से गूंजता हुआ। यहां सब कुछ शून्य है, यहां केवल सत्य बचता है। गलियारा बहुत गहरा था, और जैसे जैसे बीरबल आगे बढ़ा, उसके सामने छवियां उभरने लगी। उसकी बचपन की यादें, दरबार के दृश्य, अपनी हंसी, अपने डर, सब कुछ जैसे किसी आईने में चलता दिखाई दे रहा था। और फिर एक जगह पर वो रुक गया। सामने एक दरवाजा था, पर लकड़ी का नहीं, लोहे का नहीं, सोच से बना हुआ दरवाजा। जैसे ही उसने विचार किया कि दरवाजा खुले, वो दरवाजा पारदर्शी हो गया। भीतर एक विशाल कक्ष था, जिसमें 3 गोल पत्थर और एक और पड़ा था वही संदूक, पर अधखुला। क्या ये वही संदूक है? बीरबल ने सोचा। पर जैसे ही उसने संदूक के पास कदम रखा, कक्ष की दीवारों पर आकृतियां घूमने लगी और 3 छायाएं प्रकट हुई। तुमने हमें खोजा, पर हमें जाना नहीं। अब जानोगे, वो जो कभी बंद नहीं हुआ। बीरबल को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो वर्तमान समय से बाहर निकल आया हो। तीनों आत्माएं अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। एक राजा,
एक साधु और एक बालक। हम तीनों ने संदूक को छुआ, पर कोई भी उसे समझ न सका। तुम तीसरे हो जिसने हम तक पहुंचने की कोशिश की है। बीरबल ने साहस कर पूछा, क्या तुम संदूक की आत्माएं हो? राजा बोला, हम आत्माएं नहीं, चेतनाएं हैं। बंद किया गया था हमें समय, स्मृति और भविष्य के भीतर। तो शून्य कक्ष क्या है? साधु ने उत्तर दिया, ये तुम्हारे और शक्ति के बीच का अंतर है, जो अब जागने वाली है। बालक ने उसकी ओर इशारा किया, तुम्हारे भीतर तीसरी चाबी है, पर वो चाबी नहीं, निर्णय है। संदूक अब उसके सामने था। तीसरा ताला अब भी बंद था, पर कंपन रुक गया था। वो न तो कांप रहा था, न कोई आवाज दे रहा था, बस शांत। बीरबल ने तीसरी चाबी, वो रक्तिम कांच, निकाली और संदूक के ऊपर ले गया। पर तभी एक नई आकृति उभरी, बीरबल का ही चेहरा, जो कह रहा था, खोलने से पहले सोच, क्या तू तैयार है सब भूलने को? बीरबल ठिठक गया। एक लंबा क्षण बीता और फिर उसने चाबी नीचे रख दी। मैं आज इसे नहीं खोलूंगा, बीरबल ने कहा। तीनों चेतनाएं मुस्कराईं। बालक ने कहा, सही निर्णय, पर अब यह संदूक किसी और को खोजेगा, और अगली बार निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। बीरबल जब शून्य कक्ष से लौटा तो दरबार बदल चुका था। शेख मुजामिल अब वजीर बन चुका था, और सबसे बड़ा झटका, अकबर गायब थे। दरबार में अफवाह थी कि वे एक नीले घोड़े पर सवार होकर किसी अदृश्य द्वार में चले गए। बीरबल समझ गया, संदूक की शक्ति अब दूसरे हाथों में पहुंच चुकी है। और तभी उसे एक संदेश मिला। एक लड़की ने उसे दिया, संदूक अब तुम्हें नहीं ढूंढेगा बीरबल, वो अब तुम्हारे लिए जाल बुन रहा है। अगली बार वो खुद तुम्हें खोलेगा। जब बीरबल ने शून्य कक्ष से लौटकर दरबार में प्रवेश किया तो उसका स्वागत एक नाटकीय सन्नाटे ने किया। अकबर गायब थे। बीरबल को बताया गया कि 2 दिन पहले सम्राट एक गुप्त बैठक के लिए निकल गए थे, पर वे वापस नहीं लौटे। कोई सुराग नहीं, कोई सवारी नहीं, सिर्फ एक नीले रंग का धागा जो उनके सिंहासन पर पड़ा मिला था। बीरबल को तुरंत याद आया, उस नीली कांच की गोली में भी ऐसा ही धागा घूम रहा था। राजमहल की छानबीन शुरू हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। पर बीरबल को शाही पुस्तकालय के एक कोने में एक गुप्त दराज मिली, जिसमें एक पुराना लिफाफा छिपा था, और उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर वो खोया है तो खोज उसे जहां नाम मिटते हैं। नीचे एक हस्ताक्षर, अशेष। दरबारी इतिहास में अशेष नाम किसी वजीर, मंत्री या दार्शनिक के रूप में नहीं मिलता, लेकिन बीरबल जानता था कि ऐसा कोई व्यक्ति कभी था जो स्मृति से मिटा दिया गया था। बीरबल ने राजधानी के बाहर के एक मठ में एक पुराने साधु से संपर्क किया, जो कभी अकबर के बचपन में राजमहल में विद्वान रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अशेष, वो एक समय था, वो एक व्यक्ति नहीं था, एक विचार था जो संदूक से जुड़ा था। जब भी कोई संदूक के बहुत पास जाता है, अशेष जागता है। शायद अब वही सम्राट को खींच ले गया है। बीरबल ने पूछा, मुझे कहाँ जाना होगा? उत्तर आया, उस स्थान पर जहां स्मृतियां नाम बनती हैं, और नाम शून्य, यानी विस्मृति वन। विस्मृति वन एक प्राचीन वन था जो अब किसी नक्शे पर नहीं था। किंवदंतियों में इसका उल्लेख मनोदर्पण के जंगल के रूप में होता है, जहां जाने वाला अपनी यादों में खो जाता है। बीरबल अकेला वहां पहुंचा। वन में प्रवेश करते ही हवा की दिशा बदल गई। हर पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बुदबुदा रहा हो। बीरबल जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसे अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। अकबर को बालक के रूप में खेलते हुए हुमायूं की छाया, और फिर वही संदूक जो हवा में तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। अचानक जमीन कांपी, एक वृक्ष का तना फटा और उससे निकला एक छायाचित्र जो बोलने लगा, तुम अशेष को खोजने नहीं, खुद को मिटाने आए हो। अगर सम्राट वहां है तो वो अब शुद्ध चेतना है, कोई नाम नहीं,
कोई स्मृति नहीं। बीरबल ने उत्तर दिया, मैं स्मृति से नहीं, सत्य से खोजूंगा। वन के बीच में एक जगह थी जिसमें चारों ओर बर्फ सी शांति थी। वहां बीचों बीच एक श्वेत वृत्त था और उसके केंद्र में बैठा था एक व्यक्ति जिसका चेहरा धुंधला था। बीरबल ने उसे पुकारा, अकबर। कोई उत्तर नहीं। जहां नाम नहीं, वहां पहचान कैसे? बीरबल ने सोचा। तभी हवा में कुछ लहराया। बीरबल के हाथ में नीली गोली अब तेजी से गर्म हो रही थी, और जैसे ही उसने गोली को वृत्त के केंद्र में रखा, वो व्यक्ति कांपने लगा। अचानक उसकी आंखें खुली और उसने फुसफुसाया, मैं कौन हूं? बीरबल के चेहरे पर चिंता थी, पर उस व्यक्ति ने अचानक बीरबल का हाथ पकड़ा और कहा, तू ही है जो संदूक को खोलेगा, क्योंकि मैं अब उसका भाग हूं। सम्राट का चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था, पर अब वे वही अकबर नहीं थे। उनकी आंखों में ज्ञान था, पर वो ज्ञान मानवीय नहीं था। उसमें कुछ विभ्रमित, कुछ मशीनी और कुछ प्राचीन था। बीरबल, संदूक अब खुल चुका है, पर यह केवल एक वस्तु नहीं थी। ये एक संरचना थी, समय, चेतना और निर्णय की। मैं अब उसके भीतर हूं, और केवल एक रास्ता है जिससे मुझे बाहर लाया जा सकता है। बीरबल ने पूछा, कैसे? उत्तर आया, तू चौथी चाबी बन जा। उधर दिल्ली में शेख मुजामिल ने स्वयं को कार्यवाहक सम्राट घोषित कर दिया था। उसने संदूक को लेकर लोगों को डराया, कहा कि बीरबल ने उसे खोला और सम्राट को लापता कर दिया। उसने एक सभा में कहा, बीरबल अब राज्यद्रोही है, उसे जीवित पकड़ा जाए। बीरबल को जब यह समाचार मिला, उसने निश्चय किया, अब समय है चौथी परत में उतरने का, जहां नाम, चेहरा, निर्णय सब बहते हैं। और शायद वही अकबर की आत्मा अब भी मौजूद है। शून्य कक्ष से भी आगे था एक स्थान जिसे अविनाशी मध्यक कहा जाता था। वहां पहुंचने के लिए बीरबल को अपने भीतर उतरना था, अपने विचारों, संदेहों और स्मृतियों से गुजरते हुए। वह एक जड़ी बूटी पीकर ध्यानस्थ हुआ और उसकी चेतना एक नई दुनिया में प्रवेश कर गई। वहां एक भूल भुलैया थी। हर रास्ता बीरबल के अपने निर्णयों पर आधारित था। हर मोड़ पर एक प्रश्न, अगर तू नहीं होता तो सम्राट कौन होता? अगर तू संदूक न खोजता तो क्या वह जागता? क्या तू सत्ता चाहता है या सत्य? इन सवालों से लड़ते हुए बीरबल अंत में एक द्वार तक पहुंचा जो खुद उसके चेहरे के आकार का था। दरवाजे के बाहर लिखा था, अगर तू खुद को भूलने को तैयार है, तभी तू उसे याद दिला सकता है। बीरबल ने आंखें बंद की और जब खोली तो वो एक सुनहरी रेखा में खड़ा था। एक ओर संदूक, दूसरी ओर सम्राट, पर बीच में एक आखिरी शर्त, या तो बीरबल रहेगा या अकबर लौटेगा। बीरबल अब एक ऐसे निर्णय के द्वार पर खड़ा था जहां उसका प्रत्येक विचार, उसका प्रत्येक अस्तित्व अकबर की वापसी के सामने एक बाधा बन चुका था। या तो बीरबल रहेगा या अकबर लौटेगा। उसने आंखें बंद की, लेकिन जब खोली तो वो एक अजीब जगह पर खड़ा था। न कोई जमीन, न आकाश, सिर्फ शब्दों से बनी हुई दीवारें। और उन दीवारों पर उभरे थे उसके अपने जीवन के निर्णायक क्षण। पहला मामला सुलझाना, पहला झूठ बोलना, पहली बार दरबार में पराजित होना, पहला संदेह। ये था मनोकक्ष, बीरबल का अंतर्मन, जिसे अब उसे पार करना था। हर दीवार पर वो खुद से एक संवाद करता था। अगर तू नहीं होगा तो क्या वो तुझे याद रखेगा? अगर तेरा नाम मिट गया तो इतिहास किसे मानेगा न्याय का प्रतीक? पर उस सब के बीच एक आवाज उभरती रही, सम्राट अकबर की, धीमी, टूटी हुई, बीरबल, मैं कहां हूं? इधर दिल्ली में शेख मुजामिल अब राज्य के शासक के रूप में विराजमान हो चुका था। उसने दरबार में एक नई नीति लागू की, शाश्वत नियंत्रण, जिसमें सभी पुराने दरबारियों की स्मृति से बीरबल का नाम मिटाया जाने लगा। हाँ, मंत्रियों की स्मृति से,
एक गुप्त तांत्रिक प्रक्रिया द्वारा उसने एक अजीब उपकरण बनवाया, स्मृति बीज, जिसे हर मंत्री के भोजन में मिलाया गया, जिससे उनके मन से बीरबल के निर्णय, वाक्पटुता और उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिटने लगा। अब बीरबल था, लेकिन किसी के भी लिए नहीं। बीरबल अब मनोकक्ष के अंतिम भाग में पहुंच चुका था, जहां एक द्वार था जो चांदी से बना प्रतीत होता था, पर वास्तव में ये विचारों की ध्वनि से बना था। द्वार के बाहर उभरा एक प्रश्न, क्या तू सत्ता छोड़ने को तैयार है, उस सत्ता को जो तुझे न्याय दिलाती है? बीरबल चुप था, पर तभी उसे अपनी माता की धुंधली छवि दिखी, जो कह रही थी, बेटा, सत्य की खोज सत्ता से बड़ी होती है। बीरबल ने आंखें मूंद ली, और जब खोली तो उसके सामने सम्राट अकबर खड़े थे, निर्जीव, निष्प्राण, मगर अब स्पष्ट। मैं तैयार हूं, बीरबल ने कहा। वो द्वार खुला और दोनों चेतनाएं टकराई, बीरबल और अकबर। ये अब न शरीरों की बात थी, न शब्दों की, ये चेतना का संगम था। बीरबल ने अपने जीवन की सारी स्मृतियां, अपने न्याय, चतुराई, प्रतिष्ठा, सब कुछ अकबर को सौंप दिया, और उसी क्षण सम्राट अकबर की आंखें खुली। बीरबल, हां, मैं था, अब तू है। और अकबर का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में अब वो दृष्टि थी जो कभी बीरबल में थी। आवाज, मुद्रा, सोच, सब बीरबल की तरह हो गई, क्योंकि अब बीरबल उसमें विलीन हो चुका था। जब अकबर ने महल में पुनः प्रवेश किया, सब चकित रह गए। शेख मुजामिल ने उसे देखते ही कहा, यह तो कोई और है, ये तो बीरबल की तरह बोलता है। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, सत्ता वही है जो न्याय दे, और अगर मैं वही दे रहा हूं तो मैं कौन हूं, यह महत्व नहीं रखता। लेकिन मंत्रीगण भ्रमित थे, क्योंकि सम्राट की स्मृति वापस थी, पर उसके निर्णय अब बीरबल जैसे थे। शेख मुजामिल जान गया कि अब उसका शासन खतरे में है। उसने एक गुप्त योजना बनाई, विलय संधि, जिसमें वो एक और संदूक तैयार करवा रहा था। लेकिन यह मानव स्मृति को संग्रहित करने वाला संदूक था। उसने गुप्तचरों को आदेश दिया, उस व्यक्ति को पकड़ो जिसे लोग बीरबल जैसा कहने लगे हैं, क्योंकि वो बीरबल ही हो सकता है, और उसे इस संदूक में बंद कर दो। अब दरबार के बाहर एक यक्ष प्रश्न उठ खड़ा हुआ था। अगर सम्राट का मन बीरबल जैसा हो गया है और बीरबल कहीं नहीं दिखता, तो क्या बीरबल अब सम्राट है, या सम्राट के भीतर बीरबल की आत्मा है? और उसी रात एक संदूक गायब हो गया, शेख मुजामिल का स्मृति संदूक। और सम्राट के कक्ष में कोई चुपचाप एक पंक्ति छोड़ गया, बीरबल कभी नहीं मरता, वो बस बदलता है। अब सभी दरबारियों के लिए पहचान एक भ्रम बन चुकी थी। दरबार में बैठे सम्राट अकबर के पास वही निर्णय, वही दृष्टिकोण, वही शैली थी जो कभी बीरबल की होती थी। लेकिन जब कोई उनसे पूछता, हुजूर, बीरबल कहाँ है, वो उत्तर देते, वो अब भी यही है, शायद तुम में, शायद मुझ में। धीरे धीरे दरबारियों ने यह स्वीकार कर लिया कि बीरबल अब सम्राट के भीतर है। लेकिन दो लोग थे जो इस विचार को पूरी तरह अस्वीकार करते थे। शेख मुजामिल, जिसे बीरबल की वापसी से खतरा था, रज्जब अली, महल का पुराना दरबारी, जो एक गुप्त खोज में लगा था, वास्तविक बीरबल की आत्मा को कहाँ कैद किया गया है। शेख मुजामिल जानता था कि अगर असली बीरबल अभी भी कहीं जीवित या सक्रिय है, तो सत्ता कभी स्थिर नहीं रह सकती। उसने रज्जब अली को आदेश दिया, स्मृति संदूक को ढूंढो, जो उसमें बंद है वही मेरी अंतिम चुनौती है। रज्जब ने इस काम के लिए दिल्ली के बाहर रहने वाले एक रहस्यमयी कारीगर को खोजा, बाबा जुर्कान, जो वर्षों पहले तंत्र मंत्र और मनोचिकित्सा को जोड़कर मान चेतना कैद प्रणाली बनाता था। बाबा जुर्कान ने बताया, स्मृति संदूक एक नहीं, दो बनाए गए थे। एक में किसी की चेतना को कैद किया गया और दूसरे में उस चेतना की छाया छोड़ी गई। शेख ने पूछा, तो जो दरबार में बैठा है वो क्या है? बाबा जुर्कान ने धीमे से कहा, एक छाया, सशक्त,
पर अधूरी, और जब तक मूल स्मृति संदूक नहीं फूटेगा वो कभी पूरा नहीं बन सकता। वहीं दूसरी ओर एक वीरान सुरंग के भीतर एक गहरा कमरा था जहां संदूक रखा था। संदूक साधारण नहीं था, उस पर 5 परतों की मुहरें थी। स्वर की मुहर, स्मृति की मुहर, चेहरे की मुहर, नाम की मुहर, मैं की मुहर। हर परत किसी आंतरिक शक्ति से जुड़ी थी। अंदर बंद था बीरबल, चेतनावस्था में नहीं, लेकिन निद्रा जैसी मानसिक कैद में। हर पूर्णिमा की रात जब सूर्य और चंद्र एक रेखा में आते, बीरबल की स्मृति हलचल करने लगती। और उसी रात पहली बार बीरबल की आंखों में कंपन हुआ। एक धीमी फुसफुसाहट निकली, मैं कौन हूं? शेख मुजामिल ने बाबा जुर्कान की सहायता से 3 नकाबपोशों को नियुक्त किया। अंध जो सिर्फ सुन सकता था, मौन जो सिर्फ सोच सकता था, निशब्द जो बिना छुए जान सकता था। उनका उद्देश्य था स्मृति संदूक की पहचान करना और उसमें बंद चेतना को बाहर लाना, पर बिना उसे पूरी तरह जागृत किए। वे संदूक तक पहुंचे। अंध ने कान लगाया और अंदर से आवाज सुनी, सत्य, झूठ, चुप, न्याय। मौन ने अपने विचार जोड़े। उसे एक चेहरा दिखा, बीरबल का। निशब्द ने आगे बढ़कर कहा, ये वही है, पर अगर हमने इसे पूरी तरह जगा दिया तो दरबार का संतुलन टूट जाएगा। लेकिन तभी संदूक हल्का सा कांपा और एक दरार उभरी। दरबार में बैठा सम्राट अब अजीब व्यवहार करने लगा। कभी वो खुद को बीरबल कहता, कभी वो खुद को पहचान नहीं पाता, और कभी वो आदेश देता जिनका कोई तर्क न होता। वजीर उलझ गए। कुछ दरबारी कहने लगे, क्या सम्राट पर किसी शक्ति ने अधिकार कर लिया है? रज्जब अली, जो अब सब चुपचाप देख रहा था, धीरे से बोला, संदूक अब जाग चुका है। वो रात पुनः आई जब स्मृति संदूक की अंतिम परत, मैज की मुहर, टूटने वाली थी। भीतर बीरबल अब पूरी तरह से जाग चुका था। उसे याद आ चुका था, अकबर के लिए उसने चेतना छोड़ी, शेख के षड्यंत्र, शून्य कक्ष की चेतनाएं, और वो अंतिम वाक्य, बीरबल कभी नहीं मरता, वो बस बदलता है। संदूक से अब ऊर्जा निकलने लगी थी, उसकी दीवारें कांपने लगी। और तभी बीरबल ने अपनी आंखें पूरी तरह खोली। उस रात दरबार में एक साया दाखिल हुआ। चेहरे पर एक साधारण नकाब, चाल धीमी पर स्थिर। दरबार के बीच खड़े होकर उसने कहा, जो खो गया था वो लौट आया है। सब स्तब्ध रह गए। अकबर, या जिसे वे सम्राट मानते थे, खड़े हुए। दोनों की आंखें मिली। सम्राट ने पूछा, कौन हो तुम? उत्तर मिला, जो तुम हो वही मैं था, और जो मैं हूं वही तुम्हें पूरा करेगा। दरबार मौन था। शेख मुजामिल ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, इसे बंदी बना लो। लेकिन जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, उनके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि नकाबपोश ने सिर्फ एक शब्द बोला, न्याय। और उस शब्द से चारों ओर एक अदृश्य कंपन फैल गया, जैसे पुरानी यादें सबके भीतर जाग उठीं। अब 2 व्यक्ति खड़े थे, एक जिसमें बीरबल की चेतना है, दूसरा जिसमें बीरबल की आत्मा है। कौन असली? कौन न्याय का प्रतीक? कौन सत्ता का अधिकारी? दरबारियों की आंखों में प्रश्न है। सिपाही मौन है। सत्ता द्विधा में है। और उस रात महल की दीवारों पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कोहिनूर से लिखा, अब निर्णय जनता का होगा या चेतना स्वयं निर्णय लेगी। दिल्ली का राज दरबार अब 2 अस्तित्वों के बीच फंस चुका था। एक था सम्राट अकबर, जिसमें बीरबल की चेतना निवास कर रही थी, सोच, वाक्पटुता और न्याय की क्षमता। दूसरा था नकाबपोश बीरबल, जो स्मृति संदूक से बाहर आया था, वह जिसकी आत्मा, अनुभव और अतीत अब जाग चुके थे। दोनों अपने अपने होने का दावा नहीं कर रहे थे, पर दोनों सत्य पर अधिकार चाहते थे। रात होते होते दरबारियों ने तय किया, अब इसका निर्णय कोई मनुष्य नहीं, चेतना का न्यायालय ही करेगा। दिल्ली से दूर
शाही पुस्तकालय के नीचे एक प्राचीन स्थान था, अदृश्य प्रकोष्ठ, जहां राजवंश के निर्णय कभी मानसिक संवादों से किए जाते थे। यहां प्रवेश करने के लिए न किसी द्वार की जरूरत थी, न शरीर की। ये एक चेतना संग्रह कक्ष था, जहां जाने के लिए आवश्यक था सत्य की इच्छा, सत्ता से विलग होना और स्वयं को प्रश्नों के लिए खोल देना। दोनों बीरबल, सम्राट और नकाबपोश उसी रात्रि चेतना कक्ष में उतरे। कक्ष के केंद्र में एक नीली लौ जलने लगी और गूंजती आवाज आई, प्रश्न 1, अगर तुम बीरबल हो तो ये बताओ कि बीरबल ने कब चुप्पी को न्याय पर भारी समझा? सम्राट बी चेतना ने उत्तर दिया, जब वो शून्य कक्ष में था, जहां शब्दों का अर्थ नहीं रह गया था। नकाबपोश बी आत्मा बोला, कभी नहीं। बीरबल ने चुप्पी को माध्यम बनाया, पर न्याय का विसर्जन नहीं किया। लौ कांपी और द्वितीय प्रश्न आया। इस बार दोनों ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ये एक भीतर का प्रश्न था। स्मृति में लौटे, जहां बीरबल ने लोगों को झूठे आरोपों से बचाया था, पर सत्ता को दुखी किया था। जहां अकबर ने बीरबल को तिरस्कृत किया था, पर राज्य बचाया था। अंततः दोनों ने कहा, सत्य की कीमत वही है जो समय भुगतता है और आत्मा निभाती है। लौ स्थिर हो गई। चेतना कक्ष में द्वंद्व चल रहा था, पर बाहर शेख मुजामिल ने अपनी आखिरी योजना शुरू कर दी थी। उसने बाबा जुर्कान को आदेश दिया, एक तीसरा बीरबल बनाओ, एक ऐसा जो पूरी तरह मेरी इच्छाओं से नियंत्रित हो सके। जुर्कान ने एक मनोसंस्कार नामक प्रयोग शुरू किया, जिसमें 3 बीरबलों की मिश्रित छवि तैयार की जाने लगी। ये बीरबल न तो चेतना होगा, न आत्मा, बस एक आभासी न्याय जो जनता को भरमाएगा। कुछ दिनों बाद एक नया व्यक्ति दरबार में आया। उसके चेहरे पर शांति थी, बोलने में मधुरता और निर्णयों में कठोर न्याय। सब उसे देख स्तब्ध रह गए। वो बोला, मैं वही हूं जिसकी स्मृति तुम सब में छिपी है। ये था तीसरा बीरबल, न शुद्ध चेतना, न पूरी आत्मा, एक प्रक्षिप्त छाया जो दरबार को अपनी ओर खींचने लगी। जनता भ्रमित होने लगी। 3-3 बीरबल, अब लौ धीरे धीरे फीकी होने लगी थी। ये संकेत था कि अंतिम निर्णय समीप है। आवाज फिर गूंजी, तीनों में से कौन अपने मैं का विसर्जन कर सकता है ताकि न्याय बचे, न कि नाम? तीसरे बीरबल ने मौन साधा। वो प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था, वो मैं से रहित था। नकाबपोश बीरबल बोला, मैं अनुभव हूं और मैं जानता हूं कि मैं मिट सकता हूं, लेकिन मेरी स्मृति लोगों में रहेगी। सम्राट बी चेतना बोला, मैं निर्णय हूं और मैं चाहता हूं कि न्याय बचे, चाहे मैं न रहूं। लौ बुझ गई। जब दोनों बीरबल चेतना कक्ष से लौटे, वहां तीसरे बीरबल ने उन्हें देखकर कहा, मैं वो हूं जिसे जनता जल्द पहचान लेगी, क्योंकि लोग चेहरों से प्रेम करते हैं, न कि आत्मा से। और सचमुच धीरे धीरे दरबारियों ने तीसरे बीरबल को ही न्यायाधीश मान लिया। सम्राट को अब शांत दार्शनिक कहा जाने लगा। नकाबपोश बीरबल फिर से अदृश्य हो गया, शायद वापस उसी सुरंग में या किसी स्मृति की रेखा में। अब राजधानी में 3 बीरबल के विचार बह रहे हैं। एक सत्ता में है, पर केवल छवि बनकर। एक आत्मा में है, पर अदृश्य होकर। एक सम्राट है, पर अब जनता उसे नहीं पहचानती। और तभी एक स्त्री आई और उसने पुस्तकालय की अंतिम दीवार पर लिखा, जब चेहरों से पहचान होगी, तब न्याय केवल अभिनय होगा। और तब असली बीरबल फिर लौटेगा। एक नए नाम से दिल्ली अब 2 चेहरों को भूल चुकी थी, सम्राट के भीतर छिपे बीरबल को और नकाबपोश बीरबल को। अब केवल एक ही बीरबल बचा था, तीसरा बीरबल, जो न आत्मा था न चेतना, बस एक छवि थी, एक कृत्रिम न्याय, एक नियंत्रित तंत्र। शेख मुजामिल ने उसे मंच दिया था, जनता ने उसे आदर्श मान लिया था और दरबारियों ने उसे विवश होकर स्वीकार कर लिया था। परंतु बीरबल की आत्मा कहीं से देख रही थी,
कई महीनों बाद उस सुरंग में एक लौ जल उठी। नकाबपोश बीरबल ने फिर स्मृति संदूक की ओर देखा। अब वो जानता था कि समय आ गया है, न कि वापस लौटने का, बल्कि सत्य को फिर से किसी नए रूप में स्थापित करने का। उसने एक गूढ़ ग्रंथ निकाला, विचार प्रतिरूप तंत्र, जिसमें किसी विचार को पुनः नया चेहरा देने की विधि थी। उसमें एक वाक्य लिखा था, जब झूठ चेहरे पहनने लगे तब सत्य को आवाज बनना होगा। सम्राट, जिसके भीतर कभी बीरबल की चेतना जागी थी, अब धीरे धीरे मौन में लीन हो रहा था। उसकी आंखों में प्रश्न थे, उत्तर नहीं। वो दरबार में बैठता, सब सुनता, पर निर्णय नहीं देता। एक दिन उसने मंत्री को देखा और पूछा, अगर न्याय मेरा नहीं रहा तो मैं कौन हूं? मंत्री ने उत्तर नहीं दिया। उसी दिन से सम्राट ने बोलना छोड़ दिया। तीसरा बीरबल अब लोकप्रिय हो चुका था। उसका नाम महलों से लेकर गांवों तक पहुंच गया था। पर धीरे धीरे उसमें स्वतंत्र सोच पैदा होने लगी, क्योंकि विचार कभी स्थिर नहीं रहते। वो स्वयं से पूछने लगा, क्या मैं वही हूं जो मैं मानता हूं? अगर मैं निर्मित हूं तो क्या मेरा विवेक झूठा है? शेख मुजामिल को यह खतरा महसूस हुआ। उसने बाबा जुर्कान से पूछा, क्या ये बीरबल अब नियंत्रण से बाहर हो रहा है? उत्तर मिला, विचार कभी केवल छवि नहीं रह सकते। अगर उसमें आत्मा न भी हो, चेतना पनप ही जाती है। नकाबपोश बीरबल ने अब राजधानी के पास एक गुप्त स्थान पर गुप्त न्याय सभा की स्थापना की। ये सभा थी उन दरबारियों की जो सत्ता से असंतुष्ट थे, उन जनता के लोगों की जिन्हें लगा कि उनका न्याय खो गया, और उन विचारों की जो सत्ता के स्वरूप पर प्रश्न करते थे। ये सभा धीरे धीरे तीसरे बीरबल के प्रति भी प्रश्न उठाने लगी। एक दिन गुप्त सभा के भीतर एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, तीसरे बीरबल के निर्माण प्रयोग का विवरण। इसमें वह प्रक्रिया दर्ज थी जिसमें 3 चेतनाओं की आंशिक छवियां मिलाकर उसे रचा गया था। जब यह दस्तावेज कुछ दरबारियों तक पहुंचा, वे काम गए। उन्होंने तीसरे बीरबल से पूछा, क्या यह सत्य है? तीसरे बीरबल ने उत्तर में केवल यही कहा, अगर मेरी उत्पत्ति कृत्रिम है तो क्या मेरा न्याय भी कृत्रिम है? दरबार मौन हो गया। अब जनता 2 हिस्सों में बंट गई। जो चेहरे में विश्वास करते थे, अगर वो न्याय दे रहा है तो वो बीरबल है। जो आत्मा खोजते थे, जिसमें बीरबल की पीड़ा, बलिदान और चेतना हो, वही असली है। तीसरे बीरबल ने अपने ही भीतर द्वंद्व महसूस किया, क्योंकि अब वो केवल अभिनय नहीं कर रहा था, अब उसका न्याय अनुभव से उपजा था। पर सवाल यह था, क्या उसका अनुभव असली था? सम्राट, जो मौन हो चुका था, एक दिन अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने सभा में तीसरे बीरबल को देखा और कहा, मैं जानता हूं तू कौन है। मैं भी कभी ऐसा ही था, बीरबल की चेतना बनकर। लेकिन चेतना से भी बड़ा होता है संघर्ष। क्या तू संघर्ष से गुजरा है? तीसरे बीरबल कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखें नम थी। शेख जान गया था कि अब तीसरा बीरबल भी उसके नियंत्रण से बाहर है। उसने योजना बनाई कि तीसरे बीरबल को असत्य घोषित कर बंदी बना दिया जाए और फिर जनता को एक नई कहानी सुनाई जाए। पर उससे पहले ही तीसरे बीरबल ने दरबार में एक घोषणा की, मैं त्याग करता हूं, न इसलिए कि मैं असत्य हूं, बल्कि इसलिए कि अगर मेरा सत्य भी संदेह का कारण बन गया है तो मैं जनता को और भ्रम में नहीं रखना चाहता। जो बीरबल है वो लौटेगा, पर किसी और रूप में। तीसरा बीरबल उसी सुरंग की ओर चल पड़ा जहां स्मृति संदूक था। वो जानता था कि अब उसे उसी विचार में समाहित होना है जिससे वो बना था। और राजधानी की दीवारों पर किसी ने काले स्याही से लिखा, जब नकली बीरबल त्याग कर सकता है तो असली बीरबल अब कहाँ है? क्या अगला बीरबल हम सब में से कोई होगा? तीसरे बीरबल के त्याग के बाद दिल्ली के राजमहल में एक विचित्र शून्यता पसर गई थी। न तो सम्राट अब निर्णय देता था, न कोई मंत्री आगे आता था। सत्ता अब एक रिक्त प्रतीक बन गई थी। सिंहासन खाली नहीं था, पर सत्ताहीन हो चुका था।
जनता ये कहने लगी, पहले बीरबल था, फिर 3 हो गए, अब सब चले गए। क्या न्याय मर गया? दरबार में 3 शब्द गूंजने लगे। कौन है असली? सुदूर उत्तर में, जहां गंधर्व पर्वत शुरू होते हैं, वहां एक पुरानी गुफा में एक व्यक्ति ध्यान में लीन था। वो न पूरी तरह बूढ़ा था, न जवान, चेहरा साधारण, पर आंखों में कुछ असाधारण। वो वही था जिसे लोग नकाबपोश बीरबल कहते थे। अब वो नकाब नहीं पहनता था, क्योंकि वो जान चुका था, सत्य को चेहरा नहीं चाहिए, बस समय चाहिए। पर उसका ध्यान टूटा एक अनजानी खबर से। दिल्ली अब एक शून्य है, और तुम्हारा द्वंद्व अब एक तीसरे मोड़ पर है। गुफा के बाहर 3 अलग अलग पगडंडियां निकलती थी। एक जाति थी दक्षिण दिशा, जहां विचारों की सभा अब भी गुप्त रूप से न्याय करती थी। दूसरी जाति थी पूर्व दिशा, जहां बाबा जुर्कान ने एक और प्रयोगशाला बना ली थी। तीसरी जाति थी दिल्ली, जहां सिंहासन खाली पड़ा था। नकाबपोश ने 3 पत्थर उठाए और हवा में उछाले। तीसरा पत्थर दूर तक लुढ़कता गया, दिल्ली की ओर। उसने आंखें खोली और कहा, अब समय है स्वयं को पुनः सामना करने का। बाबा जुर्कान, जो अब तक सत्ता को छाया से नियंत्रित करता आया था, अब एक नया प्रयोग कर रहा था। परछाई का बीज। ये एक ऐसा बीज था जो व्यक्ति के विचारों की छाया से एक नया व्यक्ति तैयार कर सकता था, पूर्ण रूप से चेतना की नकल करने में सक्षम। इस बीज का पहला लक्ष्य था सम्राट। अगर हम सम्राट को परछाई बना दें, जुर्कान ने शेख से कहा, तो न कोई उसे रोकेगा, न कोई सवाल करेगा। शेख ने सहमति जताई, पर उन्हें नहीं पता था, एक अनदेखा श्रोता इन योजनाओं को सुन रहा था। दक्षिण दिशा की गुप्त न्याय सभा में एक रात अचानक एक छाया दाखिल हुई। कोई पहचान नहीं सका, पर उसकी आवाज पहचान ली गई। जो बीरबल गया था, वो अब विचार बनकर लौटा है। सभा में मौन छा गया। उसने सभा के सामने परछाई बीज की योजना उजागर की और कहा, अब तुम्हारा न्याय विचार नहीं, नियंत्रण बन जाएगा अगर तुम चुप रहे। सभा के सदस्य दुविधा में थे, क्योंकि बीज विज्ञान का चमत्कार भी था, पर मनुष्यता का पतन भी। नकाबपोश बीरबल अब अकेले दिल्ली की ओर बढ़ चला, पर महल के द्वार पहले जैसे न थे। अब वहां एक शून्य कक्ष बना दिया गया था, जिसमें प्रवेश करने से पहले व्यक्ति का विचार और उद्देश्य पढ़ा जाता था। अगर उद्देश्य विचार की आजादी हो, तो कक्ष खुलता नहीं था। नकाबपोश रुका। उसने शून्य कक्ष को देखा और बोला, मैं विचार नहीं, मैं प्रश्न हूं। कक्ष थोड़ी देर कांपा और दरवाजा खुल गया। सम्राट अब न भाव देता था, न आदेश। वो एक मूक प्रतिबिंब बन चुका था, जैसे सोचता तो है, पर स्वयं नहीं। जब बीरबल उसके सामने पहुंचा, सम्राट ने उसकी ओर देखा, पहचान के बिना, स्मृति के बिना। पर नकाबपोश ने धीरे से पूछा, क्या तुझे याद है चुप रहने वाला कैदी कौन था? सम्राट की आंखों में हलचल हुई, एक आंसू गिरा, पर वो फिर मौन हो गया। नकाबपोश ने अब एक अंतिम घोषणा की, अगर न्याय का केंद्र सत्ता नहीं रह गया, तो जनता को स्वयं तय करना होगा कौन बीरबल था, कौन है और कौन होगा। इसके लिए उसने एक नवीन तंत्र निर्मित किया, विचार निर्णय सभा, जहां हजारों लोगों को आमंत्रित किया गया। पर यह सभा भौतिक नहीं थी, ये एक मानसिक संवाद का क्षेत्र था, जहां हर नागरिक को एक प्रश्न पूछा जाता, क्या तुमने कभी अन्याय के खिलाफ चुप्पी तोड़ी है? जो हां कहे, वही बीरबल है। सभा शुरू हुई। हजारों ने उस मानसिक संवाद में भाग लिया। किसान ने कहा, मैंने जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई थी। शिक्षक ने कहा, मैंने किताबें जलाने से मना किया था। एक बच्चा बोला, मैंने झूठ बोलने से इनकार किया था। प्रत्येक आवाज बीरबल जैसी थी। अब नकाबपोश बोला, तो बीरबल मैं नहीं, तुम सब हो। पर तभी सभा में गूंजती एक और आवाज आई, और अगर हम सब बीरबल हैं, तो सत्ता किसकी होगी? सभा समाप्त हो गई। सम्राट मौन था,
शेख भाग चुका था। बाबा जुर्कान लापता था। नकाबपोश बीरबल लौटने को तैयार था, लेकिन एक दरबारी ने पूछा, क्या अगला बीरबल फिर कोई चेहरा होगा? उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक अंतिम वाक्य दीवार पर उकेर गया, जब सत्य विचार बन जाता है तो सत्ता खुद रास्ता छोड़ देती है। और वो अंधेरे में गायब हो गया। सदियों से एक प्रश्न चला रहा था, बीरबल कौन था? क्या वह न्याय था? क्या वह चेतना था? क्या वह सत्ता का विकल्प था? या वो सिर्फ एक आदर्श विचार था जिसे हर युग में जीने की कोशिश की गई? इस कहानी के प्रारंभ से अब तक हमने बीरबल को देखा, कभी एक इंसान के रूप में, कभी सम्राट के भीतर, कभी नकाबपोश के रूप में, और कभी एक नियंत्रित परछाई के रूप में। अब वक्त था इन सबका पूर्ण उत्तर देने का। राजमहल के गुप्त तहखाने से एक जली हुई डायरी मिली। ये थी बाबा जुर्कान की अंतिम डायरी, जिसमें लिखा था, बीरबल का वास्तविक अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ था। उसे 3 भागों में बांटा गया था, चेतना, आत्मा और छवि। एक को हमने सम्राट में डाला, एक को स्मृति संदूक में बंद किया, और एक को बना दिया परछाई, प्रयोगशाला का उत्पाद। लेकिन हमने एक बात नहीं जानी, अगर तीनों भाग एक दिन फिर मिल जाए तो बीरबल न केवल लौटेगा, बल्कि सब कुछ खत्म कर देगा। नकाबपोश बीरबल ने एक अंतिम कार्य किया। उसने तीनों स्वरूपों को एक स्थान पर आमंत्रित किया। सम्राट, जो अब पूरी तरह मौन था। तीसरा बीरबल, जो स्वयं को मिटा चुका था, और वो स्वयं, आत्मा और स्मृति के साथ एक त्रिकोण की आकृति में तीनों खड़े हुए। नकाबपोश ने कहा, अब समय है कि बीरबल फिर से एक बने। उसने अपने हाथों से दोनों की आंखें स्पर्श की, और वहां प्रकाश फट पड़ा। तीनों विचार जब एक हुए, एक नया व्यक्ति प्रकट हुआ। वो न सम्राट था, न नकाबपोश, न कृत्रिम छाया। वो था बीरबल का पूर्ण रूप। उसकी आंखें चमकती थी। न उसमें द्वेष था, न मोह, केवल निर्णय की शक्ति, जिसे समय भी झुका नहीं सकता। उसने बोला, मैं लौट आया हूं, पर सिर्फ एक निर्णय के लिए। और उसके बाद न मैं रहूंगा, न मेरी परछाई। शेख मुजामिल, जो महल में छिपा बैठा था, अब सामने लाया गया। बीरबल ने उससे एक ही प्रश्न पूछा, तुमने क्यों मेरे विचार को बांटा? शेख बोला, क्योंकि विचार कभी खतरनाक हो सकता है अगर वो लोगों में प्रश्न पैदा करे। बीरबल मुस्कराया, और तुमने क्या पाया? शेख की आंखों में आंसू थे। मैंने खुद को खो दिया। बीरबल ने कोई दंड नहीं दिया। उसने बस कहा, तुम्हें दंड देने के लिए मैं नहीं, तुम्हारा अंत, करण पर्याप्त है। शेख ने सिर झुका लिया, और उसी रात वो मौन में मर गया। बाबा जुर्कान, जो अब अधेड़ अवस्था में मृत्यु के निकट था, ने बीरबल से अंतिम निवेदन किया, क्या मेरी कृतियों को मिटा दोगे? बीरबल बोला, नहीं, क्योंकि तुमने प्रयोग किए, लेकिन वे दिखाते हैं कि मानव विचारों की सीमा कहां तक जाती है। मुझे मिटाने की तुम्हारी कोशिशें ही साबित करती है कि सत्य को बांटा नहीं जा सकता, वो बस स्थगित किया जा सकता है। बाबा ने मुस्कुराकर आंखें बंद की और शांत हो गया। अब पूरी दिल्ली, जनता, दरबारी, सैनिक महल के बाहर एकत्र थे। सभी ने एक ही प्रश्न पूछा, अब तुम क्या करोगे? बीरबल ने कहा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कर चुका हूं। मैंने लौटकर यह दिखाया कि विचारों को बांटा जा सकता है, पर खत्म नहीं किया जा सकता। अब समय है कि हर नागरिक स्वयं न्याय करे, बिना बीरबल के। और उसने सिंहासन को देखा, फिर जनता को, और धीरे धीरे खुद को भस्म कर दिया। एक तीव्र प्रकाश उठा और बीरबल अदृश्य हो गया। सिंहासन अब भी वही था, पर उस पर कोई नहीं बैठा। सम्राट मौन था, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। दरबारियों ने कहा, अब हमें बीरबल की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अब हम सब में है। किसी ने उसके नाम की मूर्ति बनवाने की पेशकश की, पर एक बूढ़ी स्त्री ने कहा, अगर तुम बीरबल को पत्थर में कैद करोगे तो फिर वही होगा जो पहले हुआ था। बीरबल विचार था,
अब वो हवा में है, याद में है, और बस वही रहना चाहिए। राजमहल की दीवारों पर उस रात एक अंतिम वाक्य उभरा। बीरबल लौट आया था, पर सिर्फ ये कहने कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। अब कोई रहस्य नहीं शेष, कोई द्वार अधूरा नहीं, कोई पात्र अधपढ़ा नहीं। बीरबल की ये गाथा पूर्ण रूप से समाप्त होती है। एक विचार की यात्रा जिसका अंतिम ठिकाना है हर सोचने वाला मन